Hello, good morning. I am Dr. Mamta Verma, Associate Professor, Government PG College धौलपुर। मैं आज क्लाइमेटोलॉजी के एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि वेदर और क्लाइमेट है क्या चीज़, मौसम और जलवायु क्या है। मौसम विज्ञान को इंग्लिश में मेट्रोलॉजी कहते हैं और इस मेट्रोलॉजी की अगर हम परिभाषा दें तो हम ये कह सकते हैं कि मौसम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम वायुमंडल के तत्वों या घटनाओं एवं गतियों, मुख्य रूप से पवन संचार का इस उद्देश्य से अध्ययन किया जाए कि इन गतियों की व्याख्या की जा सके और मौसम का पूर्वानुमान भी किया जा सके। मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान में केवल समय का डिफरेंस होता है, काल का अंतर होता है। तो दोनों में हम अगर देखें तो घनिष्ठ संबंध होता है। मौसम विज्ञान का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल के भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन के द्वारा उसमें घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करना है। इसके अंतर्गत मौसम के तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। एक्चुअली में हमारा जो मौसम विज्ञान है, जिसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं, इस शब्द को अरस्तु के एक जो ग्रंथ था, प्रसिद्ध ग्रंथ था, जिसका नाम था मेट्रोलॉजिका। उस मेट्रोलॉजिका ग्रंथ से ये शब्द लिया गया था मेट्रोलॉजी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेट्रोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर की वस्तुओं का विवेचन करना। अब अरस्तु का जो ये ग्रंथ था मेट्रोलॉजी, ये मेट्रोलॉजी 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था, जिनमें भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र और भूगर्भ विज्ञान के कतिपय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ये इन्होंने अपने इस मेट्रोलॉजी में इन्होंने समझाने का प्रयास किया था। लेकिन यह ग्रंथ मुख्य रूप से वायुमंडलीय घटनाओं की भौतिक रसायन शास्त्र पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर मौसम विज्ञान को वायुमंडलीय विज्ञान कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो आधुनिक मौसम विज्ञान है वो वायुमंडलीय विज्ञान का ही पर्यायवाची है, क्योंकि इसमें जिन एलिमेंटों का अध्ययन करते हैं वो एलिमेंट सारे के सारे हमारे वायुमंडल एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारा मौसम विज्ञान उस परिधि के चारों तरफ घूमता रहता है। इसलिए वायुमंडलीय विज्ञान और मौसम विज्ञान दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसीलिए इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि मौसम विज्ञान में जलवायु की अल्पकालीन दशाओं का अध्ययन किया जाता है। ये थोड़े समय की दशाओं को प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि यदि बारिश हुई है, मौसम साफ है, आकाश स्वच्छ है, बादल रहते हैं, धीमी धीमी शीतल हवा चल रही है, तो हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है कि आज मौसम बहुत सुहावना है। तो यही एक दिन की या एक सप्ताह की, एक महीने का जो रूटीन होता है, उसमें जो वायुमंडलीय दशाओं का जो योग होता है, उसके परिणाम स्वरूप ये मौसम विज्ञान का निर्माण होता है। और इसीलिए ब्रंट ने अपनी परिभाषा में ये कहा है कि यह विज्ञान वस्तुतः वायुमंडल का पर्यायवाची माना जाता है। इसका मुख्य कार्य वायुदाब, तापमान, घनत्व तथा आर्द्रता आदि मौसमी दशाओं का मापन और इनका समन्वय होता है। तो ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई कि ये मौसम विज्ञान विशेष रूप से मौसमी दशाओं का एक योग होता है जो अल्प समय के लिए होता है, जिसमें हम वायुदाब को ले सकते हैं, तापमान को ले सकते हैं, घनत्व और आर्द्रता संबंधी वायुमंडलीय तथ्यों को ले सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम इन सब में से
मौसम की विशेषताओं को निकालें तो ये क्लियर कट हो जाता है कि सबसे पहले इसकी जो विशेषता आती है वो ये आती है कि मौसम जो होता है वो किसी स्थान प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट इसका जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसकी अवधि बहुत छोटी होती है। ये अल्प अवधि के औसत मौसम की दशाओं का परिचायक होता है। इसमें ये वायुमंडलीय परिसंचरण, आर्द्रता एवं वर्षण के माध्यम से सूर्य ताप द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट इसका जो महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ है वो ये है कि मौसम क्षण प्रति क्षण बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। और इसीलिए टेलर ने अपनी एक परिभाषा में ये कहा था कि जलवायु मौसम का समेकन है और मौसम जलवायु का विविधीकरण है। मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जलवायु के अंतर्गत मौसम की दशाएं, मौसम इंक्लूड होता है, लेकिन मौसम के अंतर्गत जलवायु इंक्लूड नहीं होती है, केवल उसके फैक्टर इंक्लूड होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्लाइमेटोलॉजी क्या है, या हम इसको कह सकते हैं जलवायु विज्ञान क्या है। अगर हम जलवायु विज्ञान को हिंदी में लेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। इसी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो जल तथा वायु के पारस्परिक सम्मिलन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ वायुमंडल के जल एवं वायु प्रारूप से है। ये शब्द वायुमंडल के संगठन का द्योतक है। तो इस तरीके से इसमें भी वायुमंडल में जो हमारा जलवायु विज्ञान है वो पूरी तरह से डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। और हम्बोल्ट को जलवायु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्यों पिता कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो क्लाइमो का अर्थ बताया था, उस क्लाइमो का अर्थ था पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव को माना है। और एक्चुअली में हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और उसके अक्ष के झुके होने पर कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी जो क्या कहते हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारी क्लाइमेट पर पड़ता है। अब हम प्रश्न उठता है जलवायु की विशेषताएं क्या हैं। कि अभी हमने मौसम की आपकी विशेषताएं बताई थी, ठीक उसी तरह से जलवायु यहाँ पर लंबी काल अवधि के औसत मौसमी दशाओं का परिचायक होता है। यह केवल सांख्यिकीय औसत ही नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत दीर्घकालीन अवधि में उत्पन्न वायुमंडलीय विषयों और परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक विस्तृत प्रदेश की वायुमंडलीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक बहुत बड़े एरिया का ये को रिप्रेजेंट करता है। जलवायु द्वारा पृथ्वी व वायुमंडल में दीर्घकालीन ऊर्जा एवं पदार्थों का विनिमय की प्रक्रिया का आभास होता है। जलवायु किसी प्रदेश की स्थायी वायुमंडलीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम देखें तो लगभग सारी जो इसकी क्वालिटीज़ है या इसकी सारी जो विशेषताएं हैं वो हमारी मौसम की विशेषताओं को भी इसके अंदर निहित करता है। जो अंतर है वो केवल इसमें है अवधि का, काल अवधि का। तो जो शॉर्ट पीरियड का जो टाइम होता है वो हमारा वेदर होता है, और जो लॉन्ग पीरियड का होता है वो हमारा क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पर क्लाइमेट और वेदर दोनों में की डेफिनेशन हम शायद आप लोग समझ चुके हैं। केवल समय का अंतर होता है, बाकी क्लाइमेट में जो फैक्टर काम करते हैं वही वेदर में फैक्टर काम करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि टाइप्स ऑफ क्लाइमेट कितने प्रकार की होती है। तो अगर हम देखें तो क्लाइमेट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सम जलवायु और विषम जलवायु। सम जलवायु उसको कहा जाता है जिसमें तापांतर बहुत कम होता है। मतलब
जिस क्षेत्र में या जहाँ पर ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी नहीं पड़ती है, तो ऐसे एरिया को मतलब दैनिक तापांतर जिसमें बहुत कम होता है उसे हम सम जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों को ले सकते हैं, जिसमें विशेषकर हम तिरुवनंतपुरम को इसके अंतर्गत रह सकते हैं। इसकी जो क्लाइमेट है वो पूरी की पूरी सम जलवायु के अंतर्गत आती है। विषम जलवायु उसको कहते हैं जहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें बहुत अधिक तापमान होता है और शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा कम तापमान होता है। तो इनका जो दैनिक तापांतर के बीच में जो इंटरवल होता है वो बहुत अधिक होता है। तो जिसमें दैनिक तापांतर बहुत कम होता है उसे सम जलवायु, और जिसमें दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है उसे हम सम जलवायु की विषम जलवायु के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर डायग्राम में मैंने ये बताने का प्रयास किया है, यहाँ पे मैंने दोनों जलवायुओं को यहाँ पे इंडिकेट किया है, जिसमें आपका हमने इंडिया के अंतर्गत लिया हुआ है वो। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से लगा हुआ हमारा जो पंजाब वाला एरिया है और इधर राजस्थान में हमारा ये जोधपुर वाला एरिया है, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और शीत ऋतु में टेम्परेचर उतना ही कम होता है। परिणाम क्या होता है कि प्रतिदिन का जो तापांतर होता है वो तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दोनों एरिया हमारे विषम जलवायु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो सम जलवायु में आप ये देख रहे हो रेड कलर का, ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया है, ये समुद्र तटीय क्षेत्र है। और जहाँ पर समुद्र तटीय क्षेत्र होता है वहाँ पर एक्चुअली में ये माना जाता है कि यहाँ पर दैनिक तापांतर में बहुत कम अंतर होता है। इसका कारण ये होता है कि ये पूरा जलीय क्षेत्र से घिरा होता है और जल की ये विशेषता होती है या इसका ये जो गुण होता है कि वह बहुत देर में गर्म हो पाता है। जितनी देर में वह गर्म होता है उतना ही टाइम उसको ठंडा होने में लगता है। परिणाम क्या होता है कि वो वहाँ पर तापमान में अंतर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ की जो आसपास की जो क्लाइमेट होती है वो एक्चुअली में सम जलवायु हो जाती है, ना तो बहुत अधिक गर्मी होती है और ना बहुत अधिक सर्दी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये रेड जब केरल का जो एरिया है इसमें ये पूरा एरिया आपका सम जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका आप देख रहे हो कि इसके वन साइड अरब सागर है और सेकंड जो पूर्व तटीय मैदान हुआ बंगाल की खाड़ी है और ये इसके साउथ में हिंद महासागर है। तो ये तीनों ओर से जलीय संरचना द्वारा घिरा हुआ है। केवल नॉर्थ का पार्ट ऐसा है जो आपका स्थलीय संरचना द्वारा घिरा हुआ है, जिसमें आप और यहाँ पे इसके अपोजिट आप इसको देख रहे हो कि यहाँ पर ये पाकिस्तान में भी टेम्परेचर हाई रहता है। राजस्थान का ये जो जोधपुर के आसपास का जो ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा मरुस्थलीय एरिया है और भालू बहुत तेज़ी के साथ गर्म होती है और रात्रि में उतनी ही तेज़ी के साथ ठंडी हो जाती है। परिणाम क्या होता है, दिन और रात का टेम्परेचर में जो अंतर पाया जाता है वो बहुत अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ दोनों क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। तो ये दो प्रकार की होती है आपकी सम और विषम। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट वेदर। मैंने अभी आपको बताया था कि जलवायु और मौसम में अंतर नहीं होता है, केवल समय का अंतर होता है। परिणाम स्वरूप हम इसके जो एलिमेंट होंगे वेदर के और क्लाइमेट के वो भी लगभग एक जैसे ही होंगे। और एलिमेंट हम उसको कहते हैं तत्व वो होते हैं जो जलवायु बनाते हैं। यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा, धूल, बादल, कवर आदि का औसत मूल्य होते हैं। इनमें उतार चढ़ाव की चौड़ाई, प्रजनन अवधि आदि सांख्यिकीय डाटा जैसे धूल की मात्रा तथा पराबैंगनी किरणों की तीव्रता और वातावरण भी जलवायु का कारक होता है। तो ये सारे जो मिलकर के इनसे एलिमेंट का निर्माण होता है। अगर एलिमेंट के रूप में अगर हम लें तो मौसम और जलवायु के 5 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा वायुमंडल का तापमान अथवा सौर्यता। अगर हम वायुमंडल के तापमान को समझना चाहें तो ये क्लियर कट है कि हमारी अर्थ सरफेस पर जो भी टेम्परेचर आता है वो सूर्य द्वारा आता है और वो शॉर्ट वेव्स के द्वारा आता है।
और जब वो सूर्य हमारे अर्थ सरफेस पर जो तापमान भेजता है उसमें से सीधा पूरा का पूरा तापमान हमारी सतह पर नहीं आता है, बल्कि कुछ तापमान ऐसा होता है जो बीच में ही धूल के कणों, जलवाष्प इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, या फिर कुछ % भाग ऐसा होता है जो वापस स्पेस में चला जाता है। तो वायुमंडल का तापमान ये पूरी तरह से मौसम या जलवायु को प्रभावित करता है। आप देख रहे हैं कि अगर हम 0 डिग्री से, या अगर हम इसे डायग्राम द्वारा समझाना का प्रयास करें, तो ये हमारा 0 डिग्री का जो एरिया है जहाँ पर विषुवत रेखा होती है, और यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरिया है यहाँ पर सूर्य की जो किरणें होती हैं बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं, और ये क्रिया लगभग पूरी साल भर चलती है। परिणाम क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर मौसम और जलवायु उसी प्रकार से भिन्न हो जाए। तो ये जो ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर चलते चले जाते हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो आप देख रहे हो ये तिरछी होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर मिल पाता है हमारी अर्थ सरफेस को या वायुमंडल को, उतना नहीं मिल पाता। दूसरी बात क्या है कि जितनी किरणें हमारी तिरछी होंगी उतनी ही वायुमंडल हमारी जो वेव्स सूर्य की किरणों द्वारा जो प्रकाश आ रहा है उसको उतने ही मोटे वायुमंडल को क्रॉस करना पड़ेगा। और जब वायुमंडल को ज़्यादा मोटे को आवरण को पार करना पड़ेगा तो उतना ही कम टेम्परेचर हमारी सतह पर आता है। तो इस तरीके से वायुमंडल का तापमान या सौरताप हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे जलवायु को या मौसम का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है। नेक्स्ट आता है वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय तापमान और वायुमंडलीय दाब दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर जब तापमान अधिक होगा जिस एरिया में, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब भी न्यून होगा, क्योंकि तापमान से हवा गर्म होती है और हवा जितनी गर्म होगी उतना ही उसका जो प्रेशर होगा वो उतना ही कम होगा। पवन, ये सारी की पवन है वायुमंडलीय आर्द्रता और वर्षण। अब वर्षण की जो क्रिया है वो कई रूपों में हो सकती है, जैसे जल वर्षा के रूप में हो सकती है, हिमपात के रूप में हो सकती है, कोहरा के रूप में, पाला, ओस, मतलब ये सभी पांचों जो फैक्टर हैं वो पांचों फैक्टर हमारे वायुमंडल, जलवायु और मौसम के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेट एंड वेदर। जलवायु को जो नियंत्रक हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इनको मैं नेक्स्ट टर्न पे इनको पढ़ाऊंगी, जिसमें आपका लैटिट्यूड आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर आता है, अल्टीट्यूड आता है, सेमी परमानेंट हाई एंड लो प्रेशर बेल्ट आती है, एयर मास आता है, एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ओशन करंट आती है, माउंटेन वेरियर्स आते हैं। तो ये सारी के सारे जो एलिमेंट हैं, ये जो फैक्टर हैं, वो हमारे अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को बहुत अधिक कंट्रोल करते हैं, और इनकी वजह से वहाँ की जो क्लाइमेट होती है या और वेदर होता है वो उससे पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। थैंक यू सो मच।